नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। ये सारे एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में होगा, जो भी टॉपिक होगा काफ़ी डिटेल में होगा। जैसा ताम्रपाषाण काल है, ये इसमें पूरा डिटेल से इसका विस्तार करेंगे हम लोग, ठीक है। ताकि किसी भी एग्जाम में, कोई भी आपका एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, टेट हो, या फिर किसी भी राज्य का सेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी। आजकल तो इतिहास डिटेल में पूछा जाता है। अब वो पहले जैसा इतिहास नहीं पूछा जाता है, एकदम बारीकी से पूछा जाएगा और डिटेल से पूछा जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ना कि ऊपर ऊपर, ठीक है। तो डिटेल से इसकी जानकारी लेते हैं। ताम्रपाषाण काल हमारा, जिसको हम लोग चाल्कोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा कि किस काल को हम लोग चाल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, तो ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो भी उपकरण बनाए जाते थे उसका प्रयोग तांबा के साथ, यानी कि माने पत्थर के साथ साथ तांबा का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ठीक है, यानी कि पत्थर में जो है तांबा का मिश्रण देखने को मिलता था, इसलिए इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आग से जो है आसपास के जो धातु थे वो पिघलकर पत्थर में चिपक गया, इसलिए इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल का जो अन्य नाम है वो स्थान के आधार पर रखा गया है। तो जैसे एक नंबर में है हमारा कायथा संस्कृति, ठीक है, यह स्थान है। दूसरा है मालवा, तीसरा है आहाड़, और चौथा हमारा जौरवे संस्कृति, ठीक है। ये जो भी नामकरण पर पड़ा है ताम्रपाषाण काल का, वो स्थान के आधार पे पड़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा कायथा। कायथा की पहचान या कायथा संस्कृति को हम लोग देखेंगे। तो कायथा संस्कृति जो जगह का नाम है, ये कायथा नाम कैसे पड़ा? तो एक हमारे बराह मिहिर जी हैं, ठीक है। इतिहास में काफी प्रचलित इनका नाम है वराह मिहिर। उसके जन्म स्थली है कपिथक, उसके स्थान पर इसका नाम पड़ता है कायथा, ठीक है। तो ये जो कायथा संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। तो आइए हम लोग विस्तार से इन सबको एक एक करके इन सब पर नजर देंगे एक एक करके। तो आइए, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है उसको हम लोग देखें तो मालवा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल है? तो नौदा टोली, ठीक है, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है एरण, चौथा है नागदा। तो ये चार जो है वो मालवा संस्कृति के स्थल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो भारत में, ये जो हमारा भारत है, भारत में ताम्रपाषाण काल के जो स्थल है वो कौन कौन से है उसको देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने संस्कृति की पहचान की थी, मालवा संस्कृति में कौन कौन सा स्थल आएगा। तो नौदा टोली हो गया हमारा, एरन हो गया, नागदा, ये महेश्वर, ये सारा मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में जो ताम्रपाषाण काल के स्थल है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, या यूं कहें कि कौन कौन से राज्य में वो स्थित थे, उसको हम लोग जानेंगे। तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में हमारा राजस्थान का जो एरिया है उसके अंतर्गत आने वाले जो भी ताम्रपाषाण काल के संस्कृति हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 पर आएगा आहार, और दूसरा हो जाएगा गिलून। आहार संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति है, और गिलुंद, ये दोनों जो संस्कृति है ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और ये आहार और गिलुंद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है? भारत के दक्षिण पूर्व में, ठीक। उसके बाद देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का इलाका है, तो इसमें आ जाएगा हमारा मालवा, ठीक है, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और एरन संस्कृति, ठीक है। ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र ये, और ये तीनों ताम्रपाषाण काल संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, ये तीनों स्थल। उसके बाद देखिए, पश्चिमी वाला इलाका है हमारा, जो हमारा महाराष्ट्र वाला। तो महाराष्ट्र में
अहमदनगर हो जाएगा, इनाम गांव हो जाएगा, सोन गांव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इलाका है, एक है अहमदनगर, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है सोन गांव। ठीक है, ये तीनों पश्चिमी महाराष्ट्र वाला इलाका है ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, और देखिए पहली नगरीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है, तो एक है हमारा दायमाबाद, ठीक है, और दूसरा है इनाम गांव। ठीक है, दायमाबाद और इनाम गांव, दायमाबाद और इनाम गांव, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर नगरीकरण की पहली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम नगरीकरण की सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नगरीकरण की प्रक्रिया, यानी कि नगर वहां पे धीरे धीरे बसना प्रारंभ होता है, वो उसकी बात कही गई है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो है नगर धीरे धीरे बसना प्रारंभ होता है। और वो जो दो स्थल है जहाँ पर जो है नगरों का जो है पहला बसना प्रारंभ हुआ या नगरीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है, तो वो जगह है दायमाबाद और इनाम गांव। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आहार संस्कृति, जो प्राचीन आहार संस्कृति का जो हमारा प्राचीन नाम है, आहार संस्कृति जो राजस्थान वाला इलाका है, प्राचीन नाम है ताम्रवती। ठीक है, ताम्रवती के नाम से जानते हैं हम लोग आहार संस्कृति को, प्राचीन नाम है। उसके बाद देखिए गिलूंद, ये जो गिलूंद है ये भी राजस्थान में है। यहाँ पे देखिए प्रस्तर फलक उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं, तो किसे हम लोग प्रस्तर या पत्थर फलक उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं, तो गिलूंद को। ठीक है, अब देखिए दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद से जो है क्या क्या प्राप्त हुए उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दायमाबाद वाला जो क्षेत्र है वहां से हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा इलाका है दक्षिण पूर्व का जो इलाका है यही है दायमाबाद। ठीक है, उसके बाद देखिए दायमाबाद से खुदाई से क्या क्या मिला है, तो गेंडा मिला है। ठीक है, हाथी, भैंस या भैंसा, रथ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके जो है हमें तांबे के मूर्ति देखने को मिलती है। ये सारे जो गेंडा के जो अवशेष मिले हैं, और हाथी भैंस या रथ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके जो है मूर्ति मिले हैं। कहने का मतलब ये जो भी वस्तु मिले ये तांबे के मिले हैं। ठीक है, और देखिए ऐसा बात नहीं है कि केवल तांबा मिला है, कांसे की भी वस्तुएं भारी संख्या में जो है दायमाबाद से मिले हैं, और ये नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे जो है प्रारंभ होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रारंभ होती है, जो ये वाला जो मैंने बताया था यही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो दायमाबाद से क्या मिला है, गेंडा मिला है, माफ कीजिएगा, गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये जो वस्तु मिले हैं ये मूर्ति के रूप में मिले हैं, और ये सारे तांबे के हैं। ठीक है, और दायमाबाद से है कांसे की भी बहुत सारी भारी मात्रा में कांसे के भी जो है वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, और दायमाबाद जो है नगरीकरण की प्रक्रिया यहीं पे है जो प्रारंभ होती है। उसके बाद हम लोग इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव से हमें क्या मिलता है, तो देखिए इनाम गांव से हमें सबसे पहले गोलाकार घर मिलता है, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव में जो किलेबंदी की गई थी। अब देखिए इनाम गांव से एक ऐसा बस्ती मिला है जो किलेबंद के रूप में थी। ठीक है, उस बस्ती को किलाबंद किया गया था, ऐसा बस्ती का साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद गेहूं, धान, दाल की खेती के साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव से। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर नौदा टोली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये जो गेहूं, धान और जो दाल की जो खेती के जो साक्ष्य मिले वो नर्मदा नदी के तट पर नौदा टोली नाम का स्थान है, वहीं पर ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नर्मदा नदी के मुहाने में भृगु कच्छ बंदरगाह, जिसे हम लोग बेरी गाजा स्थित था। ठीक है, भृगु कच्छ बंदरगाह या बेरी गाजा जो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित था, इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बंदरगाह है पूर्ण रूप से। ठीक है, भृगु कच्छ बंदरगाह। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि इनाम गांव से जो है एक बस्ती प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से किला बंद किया हुआ था।
ठीक ठीक है, जो किलाबंद के रूप में था। ठीक है, गेहूं धान और दाल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे मिलता है? तो नौदा टोली पर। और नौदा टोली कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। और देखिए नर्मदा नदी के तट पर जो मुहाने पर एक बंदरगाह मिला है जिसका नाम है भृगु कच्छ बंदरगाह, जिसको बेरीगाजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये सब स्थित है। उसके बाद देखिए शिल्प उद्योग। अब देखिए यहाँ पे है कुछ शिल्प उद्योग, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे शिल्प उद्योग, जो वस्त्र निर्माण किया जाता था, जो हमें इनाम गांव से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कुंभाकार, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्प, टेराकोटा के शिल्प, ये सारे जो है शिल्प हमें इनाम गांव से प्राप्त होते हैं। जो वस्त्र निर्माण के भी शिल्प उद्योग या वस्त्र निर्माण उद्योग हमें इनाम गांव से प्राप्त होता है। कुंभाकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, टेराकोटा के शिल्प, वस्त्र उद्योग के शिल्प, ये सारे शिल्प हमें इनाम गांव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन ये सारे स्थल हैं। अब देखिए महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में जो है अस्थि की कलश रखकर घरों के उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे लोग। लोग क्या करते थे महाराष्ट्र में कि अस्थि को कलश में रखकर उत्तर पश्चिम दिशा में गाड़ देते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल के लोग जो है मात्र देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाण काल में वृषभ धार्मिक प्रतीक था, यानी कि सांड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या मिला है हमें? तो महाराष्ट्र के जो लोग थे अस्थि को कलश में रख करके घर में उत्तर, ये लोग घर में ही गाड़ देते थे। घर में उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। किसको? तो अस्थि को कलश में रख करके अपने घर में ही गाड़ा करते थे। उसके बाद देखिए ताम्र पाषाण काल के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। ताम्र का पाषाण के लोग जो वृषभ, उनका धार्मिक, ताम्र पाषाण काल में जो है वृषभ क्या था? धार्मिक प्रतीक था। ठीक है, उसके बाद देखिए ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए। देखिए इस काल में जो सामाजिक असमानता जो है आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, उसके देखिए महाराष्ट्र के जोरवे कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के जोरवे में हमें निवास का उच्च नीच का जो क्रम है, जो क्रम है वो दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए उसके 1200 ईस्वी पूर्व में लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का पतन हो चुका था, लेकिन केवल जोरवे में 700 ईस्वी पूर्व में जीवित रहा। देखिए वैसे देखा जाए तो 1200 ईस्वी पूर्व में ताम्र पाषाणिक संस्कृति पतन हो गया, लेकिन फिर भी जोरवे में जो है 700 ईस्वी पूर्व तक ये जीवित रहता है। उसके बाद देखिए ताम्र पाषाणिक काल के जो है महत्व, चित्रित जो है मृद भाण की शुरुआत होती है ताम्र पाषाण कालीन में। चाक पर बने काले एवं लाल मृद बाण का प्रयोग किया जाता था। मतलब चाक पर जो लोग जो है चाक पर ही मृद बाण को बनाया जाता था ताम्र पाषाण काल में। इनका महत्व काफी बढ़ चुका था। उसके बाद सर्वप्रथम जो है ताम्र पाषाण काल के लोग ने ही भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बड़ी ग्रामीण बस्तियां बसाए। अगर हम देखा जाए कि भारत में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े जो ग्रामीण बस्तियां जो बसाए वो ताम्र पाषाण काल के ही लोग थे। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल के ही लोग ने ही जो चाक पर जो है काले एवं लाल मृद भाण बनाना प्रारंभ करते हैं और उस पे अपने जरूरत के सामान जैसे अनाज हो गया और भी सारे वस्तुओं को रखना वो लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पश्चिमी में देखिए पूर्व समाधान का कल्चर था। ठीक है, और पश्चिम में देखिए पश्चिम में क्या था? पूर्व समाधान का कल्चर था या संस्कृति थी। या उसके बाद देखिए पूर्व में क्या था? आंशिक समाधान। ठीक है, तो पश्चिम में जो ताम्र पाषाण काल के पश्चिमी जो क्षेत्र आते हैं वो कैसा था? तो पूर्व समाधान था। मैंने पूर्व समाधान को, और पूर्व में क्या था? आंशिक। आंशिक मतलब होता है आधा, पूर्ण मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या थे? पूर्ण समाधान का
कल्चर था और पूरब में जो आंशिक समाधान का कल्चर था। ठीक है, या कहें कि पूर्व समाधान की संस्कृति को लोग अपनाते थे और आंशिक समाधान के संस्कृति को लोग अपनाते थे या मानते थे। ठीक है, उसके बाद लेखन कला से भिन्न थे ये लोग, लेखन कला के बारे में नहीं जानते थे ताम्रपाषाण काल के लोग। ठीक है, इनका जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन था। ठीक है, पर दो जगह से हमें जो है नगरीकरण के जो प्रक्रिया के प्रमाण पाए जाते हैं, दायमाबाद और इनाम गांव से। लेकिन ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे वो पूर्ण रूप से ग्रामीण थे, इनका जीवन ग्रामीण था। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी तांबे की निधि, माने सबसे बड़े तांबे की निधि या ढेर बुगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयरन के बारे में यानी लोहे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको हम लोग देख लेंगे जो भारत के संदर्भ में कहा गया है। तो देखिए यहां पर है, तो देखिए लोहे के खान से निकलने तथा धातु शोधन सभ्यता एशिया माइनर, टर्की अथवा काकेशन क्षेत्र में हुआ। कहने का मतलब है कि लोहे को खान से निकाल कर धातु शोधन करना, ये सारे सभ्यता का विकास एशिया माइनर अथवा काकेशन क्षेत्र में हुआ था। अर्थात हित्ती सभ्यता के लोग ने सर्वप्रथम लोहे के महत्व को समझा। ठीक है, 1200 बीसी हित्ती सभ्यता का पतन हो गया, जो कि हित्ती सभ्यता कहाँ था, टर्की में। ठीक है, कारीगर अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। ठीक है, कारीगर जो है अन्य क्षेत्रों में पहुंचे, और भी क्षेत्रों में पहुंचे, जैसे धातु से बने वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, कारपेंटर का काम करना। ठीक है, ये सारे चीज जो है ये ताम्रपाषाण काल के लोग जो आयरन से बनने वाले वस्तुओं को अन्य पेशाओं में नियुक्त होना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्यिक जो है सुत्तमीपात। ठीक है, सुत्तमीपात में लोहे का जो फाल होता है, ठीक है, फाल को लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य सुत्तमीपात में लोहे का जो फाल होता है उसको लगाने की प्रक्रिया कि कैसे फाल को लगाया जाता है, उसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार भारत में 500 ईस्वी पूर्व में लोहे का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 500 ईस्वी पूर्व में लोहे का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारा 1000 जो ईस्वी पूर्व है वहां से जो है लोहे के वस्तुओं के ढेर मिलता है, और जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में जो है लोहे की वस्तुएं के बहुत मात्रा में जो है ढेर की प्राप्ति होती है, मतलब अजंती खेड़ा में लोहे के वस्तुओं का ढेर मिलता है। तो लोहे के वस्तुओं का ढेर कहाँ से मिलता है, तो अतरंजी खेड़ा से मिलता है। कब मिलता है, तो 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उसके बाद देखिए पाषाण कालीन संस्कृति को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पाषाण कालीन संस्कृति है हमारा। ठीक है, उसका बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था, ताकि शवों को दफनाने हेतु। ठीक है, अब देखिए दक्कन, केरल, कर्नाटक में शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए ये जो मैनहीर है जो पाषाणिक संस्कृति का जो एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए जो अलग अलग प्रकार के पत्थर है, जैसे डॉल्मेन हो गया, ठीक है, कैपाकुलस हो गया, ये सब क्या है, कैपाकुलस हो गया, डॉल्मेन हो गया, ये सारे क्या है, डॉल्मेन या कैपाकुलस, ये सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर है। अब हम लोग दक्कन नवपाषाण काल देखेंगे। दक्कन के नवपाषाण काल, ठीक है, दक्कन यानी हमारा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। तो देखिए दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती थी वो उनके साक्ष्य हमें देखने को मिला है, जिसमें कौन है, तो रागी। ठीक है, रागी के साक्ष्य हमें दक्षिण या दक्कन नवपाषाण क्षेत्र में हमें देखने को मिला है। उसके बाद देखिए राख के ढेर मिले हैं। तो राख के ढेर बड़ी मात्रा में दक्षिण
भारत या दक्कन नवपाषाण काल के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, उतनूर जो है एक जगह है, उतनूर जो चेन्नई के पास, यहाँ पर भी बहुत सारे राख के ढेर हमें देखने को मिलते हैं। और भी इलाका है, संगन कल्लू बोल के जगह है, वो सब में भी जो है राख के ढेर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पशुओं के खुरों के निशान, ठीक है, पशुओं के खुरों के निशान यानी कि जो खुर यानी कि पैर के जो निशान, वो भी हमें प्राप्त होते हैं दक्कन नवपाषाण काल क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद देखिए चटाई के डिजाइन वाला जो मृद भाड़ है, वो भी हमें दक्कन वाले क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये हमारा ताम्र पाषाण काल समाप्त हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पाषाण काल के जितने भी भाग थे उनको हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको नोट्स जो है देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, सारा इतिहास में करा दूंगा आपको, सारा नोट्स करा दूंगा। ठीक है, और वो डिटेल नोट्स है, वो भी ऊपर ऊपर नहीं है, डिटेल। आप इसको अगर एक बार इतिहास पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको किसी प्रकार का कोई असुविधा एग्जाम के दृष्टिकोण से तो नहीं ही होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।